friends, good afternoon. This is रेनू यादव. वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स पॉइंट. आज हम लोग मांग से संबंधित कुछ नए टॉपिक्स को देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जय माता दी. तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं मांग की आय लोच से. तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कीमत की लोच से. तो आज हम लोग को मांग की आय लोच पढ़ना है. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. साधारण सी भाषा में हम लोग पहले जान लेते हैं कि मांग की आय लोच क्या है. तो उपभोक्ता के आय में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन की जो मात्रा होती है उसे हम लोग मांग की आय लोच कहते हैं. तो मांग की आय लोच को विस्तार से थोड़ा जान लेते हैं. किसी भी वस्तु की मांग में परिवर्तन केवल कीमत में परिवर्तन से नहीं आता, बल्कि उपभोक्ताओं की आय में कमी या वृद्धि से भी वस्तु की मांग में कमी या वृद्धि को जन्म देती है. मतलब सिर्फ मांग में परिवर्तन होने से कीमत में परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि उपभोक्ता की जो आय है उसमें वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, तो उससे भी वस्तु की कीमत मांग में क्या होता है, कमी और वृद्धि होती है. ये तो कॉमन सी बात है. इस प्रकार उपभोक्ता की आय में आनुपातिक परिवर्तन से वस्तु की मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर, यानी कि मांग से संबंधित जितनी भी बातें वो स्थिर रहे, पर आय में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन की मात्रा का माप ही मांग की आय लोच कहलाता है. मतलब किसी उपभोक्ता की आय अगर वृद्धि हो रही है, आय में वृद्धि हो रही है, तो उसके मांग में भी क्या होगी, वृद्धि होगी. उसी तरह उसकी विपरीत स्थिति को देख सकते हैं कि अगर किसी की आय में कमी हो रही है तो उसके मांग में भी कमी होगी. तो इसको हम लोग इस सूत्र से निकाल सकते हैं. ये फॉर्मूला है. तो मांग की आय लोच क्या होता है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा आय में प्रतिशत परिवर्तन. आगे है मांग की आय लोच की प्रकृति क्या है, क्या इसका नेचर है. तो नेचर ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हम लोग देख लेते हैं. अधिकांश वस्तुओं की मांग की आय लोच सामान्यतः धनात्मक होती है. मांग की लोच जनरली हम लोग देखते हैं धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि मांग में आय में वृद्धि, मांग में वृद्धि, आय में कमी, वस्तु की मांग में कमी होती है. इस प्रकार आय और मांग में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है. मतलब मांग की जो आय लोच है उसकी प्रकृति एक ही दिशा में होती है, वन डायरेक्शन में होती है. परंतु निम्न स्तर की वस्तुओं के संबंध में मांग की आय लोच ऋणात्मक हो जाती है, मतलब निगेटिविटी में निगेटिव हो जाती है. तो अर्थात आय में वृद्धि से उस वस्तु की मांग में कमी तथा आय में कमी से उस वस्तु की मांग में वृद्धि, इसमें अपोजिट हो जाता है. मांग में विपरीत दिशा में परिवर्तन को संकेत, मतलब मांग में जो विपरीत दिशा उत्पन्न होती है वो मांग की आय लोच इसमें दिखाती है. इसके अतिरिक्त कभी कभी कुछ ऐसी भी वस्तुओं की मांग में आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अपरिवर्तित रहती है. मतलब कभी कभी ऐसी भी वस्तुएं हमारे सामने आती हैं जो हम लोग मांग तो कर रहे हैं, आय भी बढ़ रही है, घट रही है, उस पर किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है. मांग की आय की लोच के प्रकार, जिस तरह से हम लोगों ने मांग की मूल्य लोच को पढ़ा था उसके भी 5 प्रकार होते हैं, उसी तरह से मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के भी 5 प्रकार हैं. पर जनरली हम लोग फर्स्ट एंड थर्ड और को हम लोग काल्पनिक मान लेते हैं, बल्कि सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये 2-3 ऐसे प्रकार हैं मांग की आय लोच के जो जनरली बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो पहला हम लोग देख लेते हैं मांग की अनंत आय लोच. तो जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन बहुत सूक्ष्म हो फिर भी वस्तु की मांग में अति परिवर्तन की प्रवृत्ति हो तो मांग की अनंत आय लोच कहलाती है. इसमें इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो वैल्यू होती है वो अनंत के बराबर होती है. मतलब थोड़ा सा अगर वस्तु की मांग में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है तो उपभोक्ता की आय के कारण, यानी कि उपभोक्ता के आय में थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा तो वस्तु की मांग में अति परिवर्तन, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है. दूसरा है मांग की आय लोच इकाई से अधिक. तो इसमें क्या होता है कि जब आय में आनुपातिक परिवर्तन की अपेक्षा वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है तो मांग की आय लोच इकाई से अधिक होती है. इसमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो मान होती है वो 1 से अधिक होती है. तीसरा है मांग की आय लोच इकाई के बराबर. जब आय में प्रतिशत परिवर्तन के अनुरूप ही मांग में परिवर्तन हो जाए, प्रतिशत परिवर्तन हो जाए, तो इसे हम लोग मांग की आय लोच
या मांग की आय लोच के इकाई के समान हम लोग कहते हैं। तो ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो वैल्यू होता है वो 1 के इक्वल होता है। आगे है 4th नंबर, मांग की आय लोच इकाई से कम। जब आय में आनुपातिक परिवर्तन मांग में आनुपातिक परिवर्तन से अधिक हो जाए, मतलब जब हमारे आय में जो आनुपातिक परिवर्तन हो मांग से अधिक हो जाए, तो इससे हम लोग बोलते हैं मांग की आय लोच इकाई से कम। यानी कि यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिट्स यानी कि 1 से कम होती है। 5वां है मांग की शून्य आय लोच। इसमें आय में आनुपातिक परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब आपकी आय बढ़ रही है घट रही है उससे आपके मांग पे किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको हम लोग मांग की आय लोच शून्य के बराबर होती है, इसे मांग की शून्य आय लोच कहते हैं। तो ये तो 5 प्रकार थे मांग की आय लोच से संबंधित। आगे है मांग की तिरछी लोच, जिसको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अब ये क्रॉस इलास्टिसिटी जो डिमांड है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। साधारण सी बात भाषा में अगर बात करें तो किसी वस्तु की मांग किसी अन्य वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप प्रभावित होती है, तो इसी से संबंधित है। किसी भी वस्तु की मांग में परिवर्तन केवल वस्तु की कीमत या उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप नहीं होता, बल्कि उस वस्तु से संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण भी होता है। तो ऐसी संबंधित वस्तुएं या तो स्थानापन्न वस्तुएं या पूरक वस्तुएं होती हैं, मतलब एक वस्तु के कारण दूसरी वस्तु के कारण पहली वस्तु का जो मूल्य होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है, उसकी मांग में कमी आ जाती है। अतः मांग की तिरछी लोच किसी एक वस्तु की मांग में वह आनुपातिक परिवर्तन जो दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण होता है, इसे नापने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये सूत्र है मांग की तिरछी लोच, एक्स वस्तु की मांग की जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे दूसरी वस्तु, यानी कि दूसरी वस्तु को हम लोग वाई मान लेते हैं, वाई वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व को भी देख लेते हैं। तो क्या क्या तत्व हैं जो मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। तो पहला है समाज में धन का वितरण। तो ये लोच को कैसे प्रभावित करते हैं। जिस समाज में धन का वितरण समान होता है वहाँ पर वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है। तो जहाँ पे धन का वितरण समान होगा तो वहाँ वस्तुओं की मांग तो लोचदार होगी। धन के असमान वितरण से मांग कम लोचदार हो जाती है। तो जहाँ पे कहीं ज़्यादा अमीर लोग हैं, कहीं कम हैं, कहीं गरीब हैं, तो वहाँ पे देखें मांग में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। आगे आता है समय का प्रभाव। समय के प्रभाव से जितना कम समय होता है वस्तु की मांग की लोच उतनी ही कम लोचदार होगी, और इसके विरुद्ध जितना समय अधिक होगा वस्तु की मांग की लोच उतनी ही अधिक लोचदार होगी। तो समय का भी प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता की आदत, यदि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु के बिना रह नहीं सकता तो उसके लिए उस वस्तु की मांग में लोचदार होगी। मतलब किसी भी सिचुएशन में वो वस्तु उस उपभोक्ता को चाहिए, चाहे उसकी आय कम हो रही है या अधिक हो रही है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वस्तु के गुणों का प्रभाव मांग की लोच पे पड़ता है। वस्तु की क्वालिटी बहुत मायने रखती है। अनिवार्य वस्तुओं की मांग बेलोचदार तथा आरामदायक वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। जो हमारे लाइफ में अनिवार्य वस्तुएं हैं, मतलब जो ज़रूरी है, वो बेलोचदार होती है। उसके मूल्य बढ़े घटे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग उसकी डिमांड करते ही हैं। प्रतिस्थानापन्न वस्तु की पूर्ति, जिन वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुएं बाजार में सरलता से मिल जाती है उनकी लोच तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होती है। जैसे हमारे पास तो हम लोगों के आसपास बहुत सारी ऐसे वस्तुएं हैं जिसके सेम टू सेम दिखने वाले बहुत सारी वस्तुएं हम लोगों को मिल जाती है बाजार में। नेक्स्ट है वस्तु के विभिन्न उपयोग। जिस वस्तु के उपयोग अनेक होते हैं उसकी मांग की जाती है और लोच भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे पानी के बिना तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जानवर हो। तो पानी का तो सबका डिमांड है। मांग की लोच का व्यवहारिक महत्व क्या है। अब हम लोग जान लेते हैं कि उसके कुछ व्यवहारिक महत्व जो हम लोगों के देश से संबंधित हैं, वस्तु के उत्पादन से संबंधित हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किन्हीं दो देशों के बीच व्यापार की शर्तों के लिए यह विचार बहुत मददगार होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सौदा करने की शक्ति तथा उससे प्राप्त आयातित एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की पारस्परिक मांग एवं प्रति की लोच पर निर्भर करता है। तो मांग और पूर्ति की लोच पर निर्भर करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग देखने को मिलता है। दूसरा है वितरण में महत्व। मांग की लोच का विचार उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का
संतोषित निश्चित करने में भी मददगार होता है। यदि उत्पत्ति के किसी भी साधन की मांग बेलोजदार है तो उसका ऊंची कीमत प्राप्त किया जा सकेगा, और इसके विपरीत जिस साधन की मांग लोजदार है उसको कम पुरस्कार दिया जाएगा। मतलब उत्पादन के जब हो जाता है तो उसके वितरण के कुछ साधन होते हैं, जिसका ज़्यादा महत्व उसको ज़्यादा, जिसका कम महत्व उसको कम पुरस्कार, यानी कि उसको उसकी जो उसको पैसे पे किए जाते हैं उसकी बात है इसमें। उस हिसाब से वहाँ पर लोच देखने को मिलती है। राजस्व में महत्व, इस प्रकार का विचार, इस विचार का अगर उपयोग किया गया तो वित्त मंत्री 2 स्थानों पर करते हैं। एक तो कर अधिक प्राप्त करने के लिए और दूसरे कर के भार का समाज पर न्यायोचित वितरण के लिए। 2 तरीके से हम लोग लोच को देख सकते हैं राजस्व महत्व में, यानी कर निर्धारण में। मूल्य निर्धारण में महत्व में देख सकते हैं। मूल्य निर्धारण में मांग की लोच का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण में मांग तथा पूर्ति के साम्य का महत्वपूर्ण हाथ होता है, यानी कि एक साम्य अवस्था होती है जहाँ पे मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे को बराबर करते हैं, तो जहाँ संतुलन बिंदु जिसको बोलते हैं। तो पूर्ति के बढ़ने तथा घटने पर वस्तु के मूल्य में जो उतार चढ़ाव होता है उसकी जानकारी के लिए मांग की लोच काफ़ी सहायता करती है। तो मूल्य निर्धारण में भी मांग की लोच का प्रयोग किया जाता है। अब है एकाधिकारी के लिए महत्व। एकाधिकारी वस्तु का मूल्य निर्धारित करते समय मांग की लोच का अध्ययन करता है। अगर उत्पादित वस्तु की मांग बेलोजदार है तो वह ज़्यादा मूल्य रखकर कम मात्रा में बेचेगा। यदि वस्तु की मांग लोचदार है तो कम मूल्य रख के वो ज़्यादा मात्रा में वस्तु को बेचेगा। तो कीमत में विभेद, मतलब कीमत में अंतर दिखाना है, तो एकाधिकारी होते हैं वो इसी विचार की सहायता लेकर अपने वस्तुओं को बेचते हैं। लास्ट है भाड़ा दरें निश्चित करने में महत्व। यातायात की भाड़ा दरें तय करने में भी इस विचारधारा का प्रयोग किया जाता है। जिन यातायात के साधनों की मांग बेलोजदार होती है उनकी भाड़े की दर ऊंची होगी, और इसके विपरीत जिनकी मांग लोजदार होगी उनकी भाड़े की दर नीचे होगी। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं मांग की लोच से संबंधित। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यू पॉइंट्स के साथ आएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।